Hi guys, how are you? I hope all of you are fine. So guys, I am Sunil and again welcome back to your YouTube channel. So guys, हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम. आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आए हैं. सो गाइस, पिछली क्लास में हमने पढ़े थे नंबर्स बनते कैसे हैं, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है. देन उसके बाद हमने नंबर्स पढ़े, उसके टाइप्स क्या है, उनका नंबर्स 3 पढ़ा, ठीक है. फिर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं. देन उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर को अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है. देन उसके बाद हमने पढ़ा, लास्ट में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स, ठीक है. सो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है. और क्यू जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है. आपने पढ़ा होगा कभी डिनोमिनेटर में क्या जीरो आया, क्या कभी नीचे जीरो आया? नहीं आया ना. तो वही चीज तो है. फ्रैक्शनल नंबर कोई भी, रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल 2/3 हो गया, 4/6 हो गया, 3/2 हो गया, इस तरह से कोई भी नंबर ले लो आप जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, उन्हीं को बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स, ठीक है. और जहां पे नीचे जीरो कभी नहीं आएगा, ऊपर चाहे जितनी बार मर जाए वो तो जीरो ही रहेगा, लेकिन नीचे जीरो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है. इन्हीं को बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स. अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्या नेचुरल नंबर है वो भी रैशनल नंबर है या नहीं है? अब देखो, ट्रेस में मैंने बात की थी कि रैशनल नंबर का टाइप क्या है, इंटीजर, यानी कि जितने भी इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर में आते हैं. किस तरह से आते हैं वो आपको प्रूफ करके बताऊंगा. यहां पे देखो, क्या 2/2 रैशनल नंबर नहीं है? क्या इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिखा हुआ है ना. तो भाई अगर 2 से 2 कट गया तो पीछे क्या बचेगा? 1. तो भाई ये क्या है? ये तो इंटीजर भी था, ये तो नेचुरल नंबर भी था, ये तो होल नंबर भी था, ये तो ऑड नंबर भी था, ठीक है. अगर मैं यहां पे बात करूं 4/2, तो ये क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में तो है, ये तो रैशनल नंबर है. जब इसको कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा? 2. तो ये क्या है? इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर भी है, ठीक है. इसका क्या मतलब कि रैशनल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं. इंटीजर के अंदर तो सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है. यानी कि कहने का मतलब जितने नंबर हमने कल डिस्कस किए ना, वो सारे के सारे किस में आते हैं? रैशनल नंबर में. तभी तो हमने ट्री में लिखा कि रैशनल नंबर के अंदर ही सारे टाइप्स, ये जो है जितने भी नेचुरल, इंटीजर, जितने भी सारे के सारे नंबर हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स में, ठीक है. हमने बात की रैशनल नंबर्स की. अभी हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की. सॉरी, कंपोजिट होगा रियल नंबर. रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ ऑल रैशनल and irrational numbers. Are called रियल नंबर्स, ठीक है. रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो रैशनल भी हैं और इरैशनल भी हैं, उन दोनों को क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर्स, ठीक है. जो मतलब आप ये समझ लो कि रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आ जाएंगे. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, उसमें सारे नंबर आए थे, उसमें हम इमेजिनरी नंबर भी लेके आए थे, उसमें हम रियल नंबर भी लेके आए थे. अब रियल नंबर के अंदर जितने भी आपने नंबर्स पढ़े कल, वो सारे के सारे रियल नंबर में. अब रियल नंबर के आगे हमने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर के अंदर सारे नंबर आए थे, ठीक है. बस इसी तरह से आगे आगे इनको एक्सप्लेन करते जाएं और आगे आगे नंबर इनके बनते जाते हैं, आगे आगे इनको कैटेगराइज करते जाते हैं. तो ये था आपका सारा का सारा नंबर सिस्टम, ठीक है, कि नंबर के कितने टाइप्स हैं, कितने हैं, ठीक है. ये सारे के सारे आपके नंबर्स थे. किस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया है, उनको किस तरह से पहचानना जाता है कि कौन से नंबर किस तरह के नंबर हैं, ठीक है. ये सारे के सारे आपको यहां पे डिस्कस करवा दिए ट्री के साथ, ठीक है. अब यहां पे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है. क्वेश्चन आया था आपको, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स are there in are there between
1 to 100। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखो कल आपको एक चीज डायरेक्ट बताई थी कि अगर तो आपको आते हैं, ठीक है, अगर तो आपको पता होंगे डायरेक्ट आंसर लिखवाओगे, जो आपको कल बता दिया। अगर नहीं पता होंगे तो भाई लगाते आओ गिनती और निकालते आओ। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज 25। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जांपल के साथ पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका, हाँ लिखा हुआ है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर 3 consecutive even numbers, even integers are 3 consecutive even integers। ठीक है, 3 consecutive even integers such that 4 times a is equals to the 3 times c। ठीक है, 4 times a is equal to 3 times c, then what is the value of b? ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन है आपके 12, 10, 16 और 14। 12, 10, 16 और 14, ये आपके ऑप्शन है, ये आपको क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन तो तब भी होगा ना आपसे अगर आपको पता है इंटीजर क्या होता है, अगर आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको चाहे कोई भी टॉपिक करना है ना मैथ का, आपको ये नंबर्स तो पता ही होने चाहिए। अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन में आप खुद से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस इसको करना किस तरह से है, ये देखो बोल रहा है क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझोगे तो आप खुद से भी अप्रोच कर सकोगे कि ए बी एंड सी कुछ कोई कंसेक्यूटिव क्या होते हैं, जो एक साथ चलते हैं जिसमें गैप सेम होता है। ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं, इवन यानी कि इवन नंबर्स हैं, इंटीजर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। सच दैट 4 टाइम्स ए इज इक्वल्स टू द 3 टाइम्स सी, यानी कि 4 टाइम्स ए इक्वल्स टू 3 टाइम्स सी। ये आपको गिवन है, बस ये चीज आपको गिवन है। आपको यहां पे निकालना क्या है, b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, यहां पे अगर 4a इक्वल टू 3c है, यहां से देखो a c को लेके आओ नीचे, इसके यहां पर आया 3, 4 को इसके नीचे ले जाओ। a कितना आ रहा है यहां पे 3, c कितना आ रहा है यहां पे 4। जहां पे हमें ये तो पता चल गया कि a 3 और c 4 है। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपको उसकी स्मॉलेस्ट उसको कट कटा के दिया है, लेकिन इतना तो है ना कि ये जो a और c है ना, इन्हीं के मल्टीपल होंगे। एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ ना वो इवन है। क्या है? इवन। तो भाई क्या 3 जो है इवन होगा? नहीं होगा ना, बट इसके मल्टीपल में होंगे वो। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई इनको कर दूं 4 के साथ, इसको भी 4 के साथ कर दूं, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 3 4 12, ये कितना आ रहा है 4 4 16, यानी कि a आ गया 12, c आ गया आपका 16। तो भाई a b c थे ना, कॉन्जिक्यूटिव थे, सेम गैप में थे, तो बताओ b बीच में क्या आएगा 14। देखो सेटिस्फाई हो गया। मल्टीप्लाई मैं 3 भी कर सकता था, 2 भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, बट मुझे चाहिए था आंसर। ठीक है, मुझे चाहिए थी b की वैल्यू। मैंने क्या किया कि इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई किया कि मेरे बीच में आगे पीछे भी इवन हो और सेंटर वाला भी जो पूछा वो भी इवन हो। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिए 4 के साथ, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 4 4 16, यानी कि a आ गया 12, c आ गया 16। तो यानी कि 12 और 16 है तो कॉन्जिक्यूटिव थे ना, इसका मतलब बीच में भी एक नंबर आया होगा। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव है ना, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, कोई नंबर तो नहीं छोड़ा ना हमने। इसका मतलब आपका बी क्या रहेगा, बी आपका रहेगा 14, और आपको ऑप्शन में भी था 14 इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इसको
तो चलिए अगर इसको हम ऑप्शन से करना चाहें तो वो किस तरह से निकलना था। मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन थे ये 4 ऑप्शन, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन में दिया हो उसी को हमने सिचुएशन को, उसी कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करवाना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पहला ही ले लें, क्या था 12, ठीक है। और ये क्या था, अगर मान लीजिए हमें चीज पूछी हुई है ना, उसी को हम मान लो ये 12 था, पूछा हुआ था कि ये बी की वैल्यू निकालनी, तो मान लिया हमने बी जो है वो 12 है। अगर 12 है तो कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि पीछे 10 होगा आगे 14 होगा, ठीक है। ये ए होगा, ये बी अगर ऑप्शन से माने तो ये सी होगा, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का तो मतलब यही है ना। अगर देखें इसको हम कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, 4 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी। 4 टाइम्स ए 40 बन रहा है, 3 टाइम्स ए इक्वल टू 42 बन रहा है, क्या बराबर आया, नहीं आया ना। इसी तरह से अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन देखें, कौन सा 14 वाला, तो 4 टाइम्स 14 को क्या बी, इसके पीछे क्या आएगा 12, आगे सी क्या आएगा 16। अगर इसको 4 टाइम्स ए माने 3 टाइम्स सी माने, देखो 4 टाइम्स ए 48, 3 टाइम्स सी 48 हो गया ना इक्वल। इसका मतलब यहां से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाला था, हम आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से, बट यहां पे आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या था, आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि इंटीजर्स जो भी आपको नंबर सिस्टम बताया ना कि कौन से नंबर को किस नंबर से किस नाम से पहचाना जाता है, वो हमने पहचान गए ना। वही है कि अगर हमें बेसिक क्लियर हो गया, नंबर्स के बारे में पता चल गया, तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो हम निकाल सकेंगे उसको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने, सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 265। क्वेश्चन है द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, the sum of 5 consecutive odd numbers is 265, ठीक है, is 265। the sum of the largest and twice the smallest number is, then what is the sum of the largest and twice the smallest number is, ये है क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन है आपके पास 156, 153, 155, 156, 153, 155 एंड 151, ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव आपको बता दिया जो एक साथ चलते हैं। अगर ऑड नंबर है, अगर 1 से शुरू है 1, 3, 5, 7 इस तरह से, अगर 11 से शुरू है 11, 13, 15 इस तरह से, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव जिसमें गैप सेम रहता है, वो एक सनैलिटी के साथ चलते हैं, ठीक है। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव कोई ऑड नंबर थे, उनका सम कितना दिया हमें 265। अब बोल रहा है कि हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इसको निकालना है। देखो करेंगे कैसे इसको, मान लो यहां पे हमारे पास 5 ऑड नंबर कौन कौन से हैं। अगर एक ऑड नंबर में मानू एक x, दूसरा क्या होगा x प्लस 2, तीसरा क्या होगा x प्लस 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8, हो गए 5 नंबर, 1 2 3 4 5 हो गए। किस तरह से देखना है, देखो अगर मैं मानू x को 1, ऑड नंबर 1 ही होना, दूसरा क्या होगा फिर 1 और 2 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7, देखो ऑड नंबर दिख रहे हैं सभी से, ठीक है। तो अब x कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
अब देखो इन सभी का हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन सभी का सम किसके बराबर है, 265 के बराबर। तो कर दो प्लस, सभी को कर दो प्लस, सभी को कर दो प्लस, तो इसका प्लस किसके बराबर आ जाएगा आपका 265 के बराबर। क्लियर है। आगे देखो, अगर इनको प्लस करें 1 2 3 4 5 5 बार x प्लस बाकी सम कर दो, कितने 2 4 6 और 6 12 12 और 8 20 20 प्लस कर दें वो किसके बराबर आएगा 265 के बराबर। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये 20 इधर माइनस, तो x किसके बराबर आएगा, चलो सीधा चलते हैं एक एक स्टेप करके। 265 उधर जाके 20 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 245। x किसके बराबर आएगा 245 डिवाइड 5 कितना होता है ये 5 चौके 20 4 बच गए 5 5 है 45 किसके साथ आया 49 के साथ। x की वैल्यू कितनी आई 49। ठीक है, x की वैल्यू आई 49। आपको चाहिए क्या था लास्ट और फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या है 49 और लास्ट वाला क्या है 49 और 8 कितने हो जाएंगे 57 57। अब वो आपको पूछ क्या रहा था, बस x निकल गया ना, आगे क्वेश्चन निकल गया हुआ है, जो भी पूछो वो निकाल दो। आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर यानी कि 57 प्लस ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर। भाई ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा 49 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 155 और यही आपका आंसर आने वाला ऑप्शन में है ना 155। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, कहने का क्या मतलब क्वेश्चन कोई भी हो हम निकाल सकते हैं, बस क्या हमें पता होना चाहिए आर नंबर क्या है, क्वेश्चन को निकालना किस तरह से है। ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ इजी रहेगा। हम है ना आपको निकाल के देने के लिए, कोई भी क्वेश्चन होगा आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा अगर आप अच्छे से हमारे टॉपिक्स को पढ़ोगे तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, आई होप इसकी समझ आ गई होगी आपको अच्छी तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 लिखना है, चलो 4 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका द सम ऑफ प्राइम नंबर दैट आर ग्रेटर देन 60। द सम ऑफ prime numbers that are greater than 60 and smaller than 70। ये क्वेश्चन है आपका कि हमने प्राइम नंबर्स का सम निकालना है। कौन से प्राइम नंबर जो 60 से ऊपर और 70 से नीचे हैं। कहने का मतलब 60 से लेके 70 के बीच तक जो प्राइम नंबर है उनका सम निकालना है। तो भाई 60 के ऊपर प्राइम नंबर कौन कौन सा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन तो तभी निकाल पाओगे ना अगर आपको नंबर्स पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं मैंने आपको कल बताया था पिछली क्लास में। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है, या फिर एक के टेबल में तो सभी आते हैं, या जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो कौन से होंगे 60 से ऊपर वाले। एक आएगा भाई आपका 61, ठीक है। क्या 63 आएगा, क्या 63 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। ये आपको आगे डिविजिबिलिटी रूल में बता देंगे कि आप डायरेक्ट अप्रोच कैसे कर सकते हो। ठीक है, बस हमारे साथ पढ़ते रहिए, आपके लिए हर एक चीज आसान रहने वाली है। ठीक है, आगे देखो 63 नहीं आएगा, 65 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये भी आपको नेक्स्ट टॉपिक में पता चल जाएगा, आप भी सीख जाओगे। आगे फिर आएगा आपका 67, उसके बाद 69 आएगा, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, बस आपके पास नंबर बचे आगे 70 तो आ नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद कुछ है नहीं 70 के पीछे। इसका मतलब 60 और 70 के बीच में सिर्फ 2 ही आपके पास नंबर आए। कौन सा, एक आया 61 और एक आया 67। तो भाई इसका सम भी तो पूछा हुआ था। तो 61 और 67 कितने हो जाएंगे, 7 और 1 8 और 6 और 6 12, 128 इज योर राइट आंसर। आई होप सभी को अच्छे समझ आ गई होगी। तो ये थे क्वेश्चन आपके नंबर टाइप्स ऑफ नंबर के बेस के ऊपर। कोई भी क्वेश्चन आए अगर आपको नंबर्स पता है, ठीक है, आपको आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख ही लीजिए इसका। एक और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट
30 आड नंबर। अब देखो आड नंबर पता होगा तो ही तो निकाल पाओगे, एवरेज निकालनी है। हालांकि ये एवरेज का टॉपिक था बट नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में तो कहीं से भी उठा सकता है ना, ठीक है, क्योंकि किसके ऊपर है, आड नंबर्स के ऊपर है क्वेश्चंस, तो ये इस तरह से भी आ सकता है। तो अगर जिसने भी हमारे लेक्चर्स की एवरेज की क्लास पढ़ी है वो तो देखते ही इसका आंसर निकलता है, देखते ही इसका आंसर पता चल जाता है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर किस तरह से निकालते हैं, आड नंबर की एवरेज निकालनी है। सबसे पहले तो एवरेज पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप हमारी एवरेज की क्लास देखोगे, आपको आसानी से समझ आएगी किस तरह से निकालना है, ठीक है। इसकी मैं डायरेक्ट अप्रोच जाऊंगा, फार्मूले के ऊपर नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा कि आड नंबर की एवरेज कभी भी आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि बताओ पहले फर्स्ट लिखा होना चाहिए, आड नंबर लिखा होना चाहिए, चाहे जितने मर्जी हैं, ठीक है, चाहे 50 हैं, 100 हैं, 1500 हैं, 3000 जितने मर्जी हैं, ठीक है, उसकी एवरेज हमेशा वही होगा जो पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका 30 ही आंसर रहेगा, ठीक है। अगर यकीन ना आए तो निकाल के देख लेना अपने मेथड से, ठीक है, आंसर इसका क्या रहेगा 30 ही रहेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जहां तक आपकी समझ आ गई होगी आपको, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक न्यू टॉपिक के ऊपर। तो चलिए अभी हम करेंगे, सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर हेडिंग डाल लो, डिविजिबिलिटी रूल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक में क्वेश्चन करने हो ना आपको, अगर आपको अप्रोच करनी है, आप ये समझ लो कि सिलेक्शन लेनी है ना आपने, अगर आपने सभी से एक कदम आगे जाना है ना, तो ये चीज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। अगर आपने सिलेक्शन लेनी है, अगर एक कदम आगे चलना है, सिलेक्शन उसी की होती है जो एक स्टेप आगे रहता है सभी से, ठीक है। अगर आपने लेनी है ना तो आपके लिए ये बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए डिविजिबिलिटी रूल। क्या हेडिंग डालेंगे आप, डिविजिबिलिटी रूल। आपको फिर बताऊंगा भी इसकी डायरेक्ट अप्रोच से क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, ठीक है। ये नंबर सिस्टम के लिए ही नहीं मैं करवाऊंगा, हर एक टॉपिक में ये यूज होंगे, चाहे आप एचसीएफ एलसीएम निकाल लो, चाहे कुछ भी निकाल लो, आपके लिए ये यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर में ना हमेशा डिविजिबिलिटी रूल, भाई डिविजिबिलिटी रूल मतलब डिवाइड चेक करना किसी की, तो वो तो हर एक टॉपिक करोगे उसमें डिवाइड तो आती है, ठीक है। इसलिए आपको ये बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं एक के लिए, एक का टेबल में तो भाई सभी आते हैं, उसके लिए तो डिविजिबिलिटी रूल होगा नहीं, क्योंकि सभी को पता है, सभी, अगर मैं बोलूंगा कि कोई नंबर है 657, क्या ये एक के टेबल में आता है, अरे भाई एक के टेबल में तो सभी आते हैं, तो ये भी तो आएगा, ठीक है। इसका मतलब एक का डिविजिबिलिटी रूल तो सभी को पता चल गया, ठीक है। अब हम चलेंगे 2 के ऊपर, ठीक है। अभी हम चलेंगे 2 के ऊपर, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ समझाएंगे और बताएंगे सीधा आपको, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपको नोट्स बनाएंगे, मैथ में नोट्स इतने काम नहीं आते हैं जो इंग्लिश लिखते हैं ना, सिर्फ जो चीज आपको समझाई जा रही है वो चीज नोट करो, नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करो, बस ये है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि इसको स्टेटमेंट में एक्यूरेटली साथ आपको बताऊं और इसको नोटबुक के ऊपर लिखूं, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ उसका श्रृंगार के लिए नोटबुक की, और कुछ भी नहीं है। अब देखो इसको करना किस तरह से है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल किस तरह से चेक करते हैं, कोई भी नंबर हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, वो 2 के टेबल में कब आएगा, जब उसका लास्ट डिजिट इवन होगा, चाहे पूरा नंबर कुछ भी हो चलेगा, ठीक है, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट उसका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं 246708, पीछे चाहे नंबर जितने मर्जी हो, जो मर्जी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखो। अगर लास्ट डिजिट इवन है आपका 2 के टेबल से आएगा, अगर ऑड है तो नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जितने भी आपको डिजिट दिए हुए हैं ना उनका सम करो, अगर वो 3 के टेबल में आ रहे हैं इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल से आएगा। देखो किस तरह से, मान लीजिए मेरे पास है नंबर 342, ठीक है। आप क्या करोगे, इनके डिजिट जो है ना, इनके डिजिट, मैंने आपको ये बोला था ना नंबर डिजिट से मतलब 0 से लेकर 9 तक, और वही चीज आपको सिखाएंगे, ठीक है। इनको प्लस करो, अगर इनका डिजिट का सम 3 से कटेगा, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी कटेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 और 4 7 और 2 9, क्या 9 3 के टेबल में आता है ना, इसका मतलब ये
342 भी आपके टेबल 3 के टेबल में आएगा। ये है आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, करके देख लो। 3 1 3 3 1 3 3 4 12, बस ठीक है, कट रहे ना। तो चेक इस कैसे किया हमने, सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, आपने इसके डिजिट जितने भी चाहे डिजिट होना, जितना भी नंबर हो उनके डिजिट को सम करो, और अगर वो उसका सम 3 के टेबल में आ रहा है इसका मतलब वो भी आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लो, ये ले लिया हमने, ये ले लो 7 2 6 3 5 4, ये ले लो, ठीक है, इसको सम करो और देखो। एक चीज और, इसको सम चेक करने का भी बिल्कुल आसान तरीका देखो किस तरह से। आपको पता है 9 टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है ना, तो 9 9 बना के आप कैंसिल करते जाओ, जो पीछे बचेगा ना वही आपका आंसर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो 7 और 2 9, इसको छोड़ दो, 6 और 3 9, इसको भी छोड़ दो, और देखो आगे क्या है 5 और 4 9, सिर्फ 9 बचा ना, चाहे इसको भी छोड़ दो तो भी आएगा। अगर 9 है तो 9 को ही देखो आप, क्या 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है ये 3 के टेबल में पूरा का पूरा नंबर ही आएगा, ठीक है। अगर दूसरी तरह से प्लस करना है, 7 और 2 9 6 15 3 18 और 5 23 और 4 27, 27 3 के टेबल में आता है ना, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। क्लियर है? आई होप सभी को अब अच्छे से समझ आ गई होगी। खुद से भी ट्राई करके देखो, कोई नंबर लेके देखो, खुद से नंबर लिखो और उसको सम करके देखो कि क्या वो 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रैक्टिस जितनी बार करोगे आपके लिए उतना ही फायदा रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 का किस तरह से चेक करते हैं, आपने सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, ये रहेगा आपका, ठीक है। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो सारा का पूरे के पूरा नंबर आपका 4 के साथ डिवाइड करेगा, चाहे वो नंबर कुछ भी ले लो जी। आपने क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट देखो, अगर ये 4 के टेबल में आ रहे हैं इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर आपका 4 के टेबल से कटेगा। ये था आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, वही चीज आपको लिखवाई थी। अगर इनको भी ऊपर स्टेटमेंट में लिखना हो तो लिख सकते हो आप, ठीक है। किस तरह से, पहले का आपको बताया था, लास्ट 2 डिजिट, सॉरी लास्ट डिजिट इज इवन, बस इतना सा लिख लो, आपको याद रहेगा, ठीक है। 3 का क्या लिखवाया था, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, 2 हो गए। तीसरा क्या, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, ये है। आगे बात करूं 5 का, ये तो सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी होता है ये। इसका सिर्फ लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5, बस ये। जिसका भी लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा ना, इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, इससे कटेगा। क्लियर है, समझ आ गई। अब करते हैं बात हम 6 की। 6 का कैसे चेक करते हैं, 6 का क्या होगा, अगर अब देखो 6 के फैक्टर निकाल के देख लो, ठीक है। चीजें याद नहीं करवाएंगे, चीजें आपको समझा के करवाएंगे, ठीक है। अगर मैं 6 के फैक्टर देखूं वो क्या आते हैं, 3 × 2 आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो 3 के टेबल में भी आएगा 2 के टेबल में भी आएगा, इसका मतलब वो 6 के टेबल में भी आएगा। ये इसको देख लेना, ये बड़े काम की चीज है, आगे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो इस मेथड से देख लेना, बड़े निकलेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो। क्या, अगर मैं बोल रहा हूं 6 के फैक्टर अगर टेबल में आ रहे हैं, इसका मतलब वो 6 के टेबल में भी आएंगे, ठीक है। अगर 6 के फैक्टर के टेबल में कोई नंबर आ रहा है ना, इसका मतलब वो 6 के टेबल में भी नंबर आएगा। समझ गए बात को। अब इसका उल्टा भी देख लो, अगर कोई 6 के टेबल में नंबर के 6 के टेबल में कोई नंबर आ रहा है ना, इसका मतलब वो 3 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा। इसको चाहे वीडियो को बार बार रिपीट करके समझ लो, बट इसको ना दिमाग में रख लो बात को, ये बड़े काम की चीज है। हर एक टॉपिक में आप देख लेना, इसका बड़ा महत्व रहेगा। HCF LCM करोगे ना, उसमें भी ये बड़े काम की चीज है। अब नंबर सिस्टम में आगे इसके 5 से 10 क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड, ठीक है। बड़े से बड़ा क्वेश्चन चाहे 10-10 मिनट लगते हैं निकालने के लिए, इसको देख के ना सिर्फ 10 सेकंड की बात है निकालना, ठीक है। इसको चाहे वीडियो को रिपीट करके देख लो, चाहे जैसे मर्जी करके देख लो, बट इसको ध्यान से देख लो एक बार किस तरह से बोला मैंने, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें भी डिटेल से बताएंगे, बट इस पे आ जाओ। अब 6 का किस तरह से चेक करना है, अगर वो 3 से और 2 से दोनों से कट रहा है, इसका मतलब वो 6 के साथ कटेगा, ठीक है। इफ नंबर
इज डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ। आगे समझ जाओ कि देन पूरा नंबर भी 6 के साथ डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम 7 2 6 3 1 2 ले लिया। अब देखो 2 के साथ कैसे चेक करना था, लास्ट डिजिट इवन है, इसका मतलब 2 के साथ आता है। अब प्लस करके देखो, 7 और 2 9 कट गए, 6 और 3 9 कट गए, 2 और 1 बचे 3। क्या 3 के टेबल में आता है भाई? हाँ 3 के टेबल में 3 तो आता ही है। इसका मतलब पूरा का पूरा टेबल अब 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। क्लियर है? आई होप समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर। किसी को कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, चैट सेक्शन में बता दें, हम आपको वहां से इसका डाउट क्लियर करवा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 6 तक हो गया। अभी हम बात करते हैं 8 की। 7 को छोड़ दो, जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना, बस वही चाहिए। 7 का हमें कभी काम भी नहीं आएगा। ठीक है, 8 का देख लो। 8 का भी इतना काम तो नहीं आएगा, बट फिर भी देख लो इसका। ठीक है, 8 का क्या है? लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल कर रहे हैं 8 के साथ, इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देके देख ले, एग्जाम्पल देख लो। 3 2 6 4 1 6 0 सॉरी 1 6 0। ठीक है, क्या लास्ट के 3 डिजिट 8 के साथ डिवाइड करते हैं? 8 दाए 80, 8 भी है 160, कट रहे हैं ना, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 8 के साथ कटेगा। ठीक है, ये है इसका डिविजिबिलिटी रूल किसका? 8 का। चलिए अब बात करते हैं हम 9 की। ये सभी का बाप है। ठीक है, ये सभी का इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट 9। सबसे पहले 9 बड़े काम की चीज है, इसको ध्यान से देखना। है सेम, बिल्कुल इजी, किसकी तरह? 3 की तरह। कुछ नहीं करना, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर उनके सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 3 के साथ में हम 9 की बात कर रहे हैं भाई, 9 की बात कर रहे हैं। 9 अगर 9 के साथ डिवाइड करेगा, इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड करेगा? 9 के साथ। फॉर एग्जाम्पल 5 7 4 2 6 3 ये है। ठीक है, करने का तरीका 9 बना के उड़ाते जाओ। अगर 9 आ रहा है तो उसको उड़ा दो, फिर से 9 बनाओ। ठीक है, इस तरह से पूरा प्लस नहीं करना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। 5 4 9 होते हैं, काट दो। 7 2 9 होते हैं, काट दो। पीछे क्या बचे? 6 और 3 9। क्या 9 के टेबल में 9 आता है? हाँ आता है। इसका मतलब पूरा का पूरा टेबल भी 9 से कटेगा। ठीक है, अगर पूरा प्लस करना है तो 7 5 12 4 16 2 18 6 24 और 3 27। 27 आता है? हाँ आता है। इसका मतलब पूरा का पूरा टेबल 9 से कटेगा। बात कर ले हम 10 की। 10 में क्या होगा? 10 में क्या होगा? सबसे इजी बात क्या? अगर लास्ट डिजिट अगर 0 होगा, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 10 के टेबल में आएगा, 10 से कटेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 11 की। 11 को देख लेना, थोड़ा सा आपको लगेगा बट समझोगे इजी से समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में देखोगे नहीं समझ आएगा, इसको करने से आएगा। देखो किस तरह से करना है इसको। मान लीजिए आपके पास नंबर है कोई 121 ही ले लो, छोटे से चलते हैं। ठीक है, चलो 121 और 121 ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये बड़ा नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसको हमने चेक क्या करना है। आपने इसके अल्टरनेट नंबर का सम और उनका डिफरेंस। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द alternate digit is either 0 or 11, then the whole number is divisible by 11. ठीक है, फिर से समझो। if the difference of this sum of alternate digit is either 0 or 11, then the whole number is divisible by 11. ठीक है, बट हम इसको समझेंगे इसका मतलब क्या बोल रहा है।
बोल रहा है कि आप इनके अल्टरनेट नंबर ले लो, अल्टरनेट नंबर ले लो, एक छोड़ के एक, अल्टरनेट नंबर मतलब एक छोड़ के एक, ठीक है। पहले ये एक छोड़ के एक लिया नंबर, ठीक है, इनका सम करो कितना देगा, एक और एक, दो और दो चार, और फिर डिफरेंस करना है दूसरे अल्टरनेट से, दो और एक तीन और एक चार, चार में से चार गए, वो नंबर जहां तो जीरो होगा जहां तो 11 होगा, जहां तो जीरो होगा जहां तो 11 होगा, देखो जीरो आ गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 11 के टेबल में आता था, ठीक है। एक और ले लो 657 ये ले लो, ठीक है। क्या ये 11 के टेबल में कट रहा है, कैसे चेक करेंगे, अल्टरनेट नंबर ले लो, ये तो नहीं है, बस दो ही है, सॉरी तीन, एक दो तीन, क्या आया 6 7 5, 6 7 5, तो क्या नंबर आया 6 और 7 13 और 5 17, माइनस क्या करना है ऊपर वाले अल्टरनेट, ये भी क्या है 6 5 7, ये भी 17, 17 में से 17 के 0, इसका मतलब ये भी किसके टेबल में आएगा, 11 के टेबल में आएगा। आई होप यहां तक सभी को समझ आ गई होगी। तो इतने डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यही शॉर्टकट आपको जितने बता देने इतने ही करने, आपका काम हो जाएगा नंबर सिस्टम का, ठीक है। नंबर सिस्टम का आपका 70% काम हो गया है, ठीक है। अगर आपने ये डिविजिबिलिटी चेक कर ली है, नंबर्स आपको पता है, आपका 70% नंबर सिस्टम निकल गया है, पीछे क्या बचेगा सिर्फ यूनिट डिजिट, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, पहले आज इसको समझेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करेंगे। समझ लो क्या बताया मैंने, 2 के लिए क्या था, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए था, 3 के लिए क्या था, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, 4 के साथ क्या था, 4 के साथ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, 5 का क्या था, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 और 5 होने चाहिए, 6 का क्या था, जो नंबर 2 के टेबल में और 3 के टेबल में आएगा, इसका मतलब वो 6 के टेबल में भी आएगा। 7 का नहीं बताया था, 8 का लास्ट के 3 डिजिट 8 के साथ डिवाइड होना चाहिए, 9 का सम ऑफ डिजिट करो 9 के साथ आएगा, 10 का क्या लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, 11 का क्या करना है, अल्टरनेट नंबर का सम करो, दोनों में से माइनस करो, और अगर नंबर 0 या 11 आ रहा है, अगर नंबर 0 या 11 आ रहा है, इसका मतलब वो किसके साथ टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है। क्लियर है, आई होप यहां तक सभी को समझ आ गई। तो चलिए एक आधा क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, देन आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको रब करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं एक आधा। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए यही क्वेश्चन करिए। द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले ही आपका द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड to 100 to 100 to 100 so that 100 लगाओ, so that 9 divides the sum exactly, so that 9 divides the sum exactly, ठीक है। ऑप्शन में है आपका 6 7 8 और 9, ये ऑप्शन है आपकी। बोल रहे हैं कि 100 में मैं क्या प्लस करूं, ठीक है, कि वो मेरा सम 9 से डिवाइड करे एग्जैक्टली, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। करना किस तरह से, देखो हमें क्या करना है, 100 के बीच में क्या ऐड करूं कि वो सम 9 से डिवाइड कर दे। तो भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आता है ना, तो कुछ भी नहीं करना है, ना डिवाइड करना है ना कुछ, सीधा सम ऑफ डिजिट देखो। भाई अगर मैं ऑप्शन के साथ देखूं, अगर मैं 100 में 6 जोड़ू कितना हो जाएगा, 106
और इसका सम और डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो क्या आएगा 6 और 1 7। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उसका सम और डिजिट 9 से कटना चाहिए। ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आगे अगर 20 में 100 में से 7 जोड़ूं तो 107 सम और डिजिट 7 और 1 8, 9 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 8 जोड़ूं 108, 8 और 1 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब आपका 108 आंसर आएगा। तो आंसर में क्या ऐड किया हमने, 8 ऐड किया, तो 8 आपका रहेगा आज का इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम बाकी सारे भी क्वेश्चन करेंगे। जरूरी नहीं है ना 9, लेकिन हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल 9 का, बट नंबर चाहे कोई भी हो, बस उसमें 9 आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया। बाकी हम कल इसके क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। ठीक है, सारे बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी होगा, इसका डिविजिबिलिटी रूल वाला अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक गुड बाय, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।